नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर किसी एक्शन ड्रामे की तरह हो गई है। हर वक्त नए सवाल और फिर उनके जवाब तलाशने की कोशिश, फिर नए सवाल और फिर से जवाब का इंतजार। नतीजे आए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो कि हैरान करने वाला रहा। कल जब शिंदे सामने आए और सीएम पद की रेस से खुद को अलग कर लिया, तब ये लगा कि नए सीएम का ऐलान महज ही चंद घंटों में हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, सस्पेंस अब भी बरकरार है। लेकिन आज का दिन अहम होने वाला है। रात 9 बजे अमित शाह के घर पर महायुति की बैठक होने वाली है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार रहेंगे मौजूद। सूत्र ये बताते हैं कि इसी बैठक में सीएम के नाम पर अंतिम मोहर लग जाएगी और इस मीटिंग के बाद नाम का ऐलान भी हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह के साथ फाइनल डिस्कशन के बाद सीएम का चेहरा सार्वजनिक कर दिया जाएगा, यानी कि औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। और महायुति की इसी देरी पर विपक्ष उठा रहा है सवाल। उद्धव गुट ने शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि असली शिवसेना कभी दिल्ली दरबार पर हाजिरी नहीं लगाती, लेकिन शिंदे मजबूर है। उनके पास पीएम मोदी और अमित शाह का ऑर्डर मानने के सिवाय कोई दूसरा चारा है ही नहीं। इधर सियासी गलियारों में किसी सरप्राइज को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह का क्लाइमेक्स कयासों से इतर भी रहा है, जैसा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा में देखा गया। गुमनाम नेताओं को फ्रंट फुट पर लाकर मोदी और शाह देश को चौंका चुके हैं। क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा होने वाला है? क्या इसी वजह से नाम के ऐलान में देरी हो रही है? क्या फडणवीस की जगह कोई और चेहरा होगा, या फिर फडणवीस का नाम फाइनल हो चुका है? इन्हीं सवालों का जवाब आज तलाशेंगे। साथ ही महाराष्ट्र का सियासी ऊंट किस करवट बैठने वाला है, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले सीएम पद को लेकर हो रही बयानबाजी सियासी गलियारों में, उस पर नजर डालें। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी, उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। और रात को हम एकनाथ जी शिंदे हो, मैं हूँ या देवेंद्र फडणवीस हो या बाकी हमारे साथी सब मिलके हम मीटिंग में बैठने वाले हैं और 9 बजे के बाद शायद वो मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसमें तय होगा कि क्या करना, क्या नहीं करना, आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी, इसके बारे में सभी बातें हो जाएंगी। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, शिवसेना नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन उसके भविष्य का फैसला दिल्ली से होता है। बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, मुंबई में तय हुआ है। हम कभी दिल्ली में नहीं गए। अटल जी थे, अडवाणी जी थे और भी नेता थे। कभी हम दिल्ली में जाकर शिवसेना के बारे में फैसला कीजिए, ऐसे हम कभी उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। बीजेपी की लीडरशिप जो है वो क्या चीज है, वो एकनाथ शिंदे जी को समझ नहीं। उनके आकाओं का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, वो जो राज्य में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों का उदाहरण दे सकते कि चेहरे जो थे वो गायब कर दिए हैं। अब महाराष्ट्र में क्या होगा इसका अंदाज तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो ये सब मामला लेट हुआ उसके पीछे में बहुत बड़ा गणित है। आइए सवालों का जिक्र करूंगी और उसके बाद करेंगे मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हुए चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आज यही रहेगा कि फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, क्वेश्चन मार्क के साथ। क्या सीएम फेस को लेकर सरप्राइज देंगे प्रधानमंत्री मोदी? प्रचंड बहुमत के बावजूद नाम के ऐलान में देरी क्यों है? क्या महाराष्ट्र के लिए अमित शाह का कोई स्पेशल प्लान है? नई सरकार में एकनाथ शिंदे की भूमिका आखिर कैसी रहने वाली है? बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश कोटियान है कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ, सुशील व्यास जी शिंदे गुट के शिवसेना प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, विक्रम यादव जी शिवसेना नेता उद्धव गुट के अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, और स्वागत शाह एनसीपी अजित गुट के प्रवक्ता हमारे साथ, और सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत विजय शर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी, और सियासी गलियारों में ये सवाल तैर तैर कर ऊपर सतह पर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है कि जब सब कुछ ठीक है,
अब तो एकनाथ शिंदे भी सामने आ गए, उन्होंने कह दिया कि मुझे बीजेपी का सीएम मौजूद, उसको मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसको लेकर। तो फिर आखिर महाराष्ट्र में औपचारिक ऐलान सीएम फेस का अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा? इस देरी की वजह क्या नजर आती है सर? देखिए पूर्णिमा जी, इसमें देरी कहीं नहीं है। हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सारी सबके अपने विजन है और सारी बैठ के करती है। हमारे यहाँ कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं है। किस तरह से आपने देखा, सबसे पहले अजीत पवार जी आए, खुद त्याग किया उन्होंने। किस तरह से शिंदे साहब आए, बड़ा दिल दिखा के उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को अलग करता हूं। तो यहाँ कहाँ लड़ाई है? आपने देखा होगा किस तरह से कान लगा के बैठे इंडी गठबंधन वाले बैठे हुए थे कि इनका तो सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ। हमारा सीटों का बंटवारा भी हुआ और हम जीत कर भी आ गए, इनको पता ही नहीं लगा। तो ये होता है आपस में तालमेल, इनकी तरह नहीं है। अभी आप सुनवा रहे थे किस तरह से संजय राउत जी बोल रहे थे, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि मैंने देखा और कितने वीडियो विजुअल सबके सामने, पूरे देश के सामने है कि उद्धव जी कैसे नतमस्तक होते हैं सोनिया गांधी जी के सामने, राहुल गांधी जी के सामने, जिनके लिए बाला साहब का जो बयान है वो सबको पता है, सबने देखा, सबने सुना है। तो ये पार्टियां जिस तरह की बातें कर रही हैं तो इनको करने दीजिए, क्योंकि जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे यहाँ अभी जिस तरह से बातें आ रही है, सबने बोला है कि मोदी जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे, तीनों पार्टियों के, अजीत जी भी बैठेंगे, शिंदे साहब भी बैठेंगे, फडणवीस जी भी बैठेंगे, वहां का जो भी स्टेट के जो बड़े नेता है वो सारे बैठेंगे और फैसला कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रदेश के हित में फैसला लेना है। एक बात बताइए विजय जी, आपको ये जो बम्पर जीत मिली महाराष्ट्र में, और जो सुनिए तो सही सर, बीजेपी को जो इतनी बहुमत वाली जीत मिली और एकदम आप बहुमत के करीब सर जा पहुंचे, अकेले दम पर आप जा पहुंचे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी को कुछ हद तक तो अब सर ठीक है, आप लोग पत्ते नहीं खोलते वो अलग बात है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि अगर देरी है तो देरी की कोई ना कोई वजह तो है। भले ही आप सब कुछ गुडी गुडी दिखाने की कोशिश करें कि भाई सब कुछ ठीक है, अजित पवार कहते हैं, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का जो भी आखिर फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मैं कह रही हूं जब सब मने मनाए हैं उसके बावजूद इतनी देरी की वजह क्या है विजय जी? तो पूर्णिमा जी आज बैठ रहे हैं ना, आपकी बात सुन ली ना पार्टी ने, आज पार्टी जो है फैसला करेगी सबके साथ मिलकर। कहां देरी कर रहे हैं, आज बैठ रहे हैं ना। और दूसरी मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, आपने कहा गुमनाम चेहरे, हमारे यहाँ गुमनाम चेहरा कोई नहीं होता, हमारे यहाँ सामान्य कार्यकर्ता होता है। अगर आप मध्य प्रदेश राजस्थान का देना चाह रही हैं तो वो सामान्य कार्यकर्ता थे, हम सामान्य कार्यकर्ता को सामने लाते हैं, सबको मौका देते हैं। ये पार्टी ऐसी है जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी है सामान्य कार्यकर्ता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में ऐसा हो सकता है, संभव है, देवेंद्र फडणवीस ना होके एक कोई ऐसा चेहरा सामान्य कार्यकर्ता सरप्राइज नाम के तौर पर जिसका ऐलान आज की बैठक के बाद किया जा सकता है, संभावना है इसकी विजय जी? पूर्णिमा जी देखिए, इसमें तो मैं ना तो मैं अधिकृत हूँ कहने के लिए, और ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो बैठ के और अपने जितने भी हमारे सहयोगी हैं सबके साथ बैठ के प्रदेश की भलाई के लिए फैसला लेंगे, और जो फैसला लेंगे सबसे पहले आपको बताएंगे, आपको बधाई देंगे। आप लोगों ने भी काम किया है, मीडिया ने निष्पक्ष होकर जिस तरह से काम किया है, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। तो जो भी होगा जनता के हित में होगा, महाराष्ट्र के हित में होगा और अच्छा फैसला होगा। ठीक है, राजेश कोटियान जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। राजेश साहब, क्या समस्या, क्या तलाशने की कोशिश कर रहे हैं आप? समंदर से कौन सा अमृत मंथन करना चाहते हैं कि निकलकर कुछ ऐसा सामने आए जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का फिर से सिलसिला शुरू हो? ये तय कर रहे हैं, सब कोई माने हुए हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इसमें कोई साजिश या फिर एकनाथ शिंदे के साथ कितना खराब हो रहा है, कैसे उनको साइडलाइन कर दिया जा रहा है, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं यहाँ कहने के अलावा, ये सब कांग्रेस कहाँ से ढूंढ के ला रही है कोटियान साहब? ये तो सही बात है ना, आज एकनाथ शिंदे को उन्होंने यूज कर लिया, उनकी मकसद खत्म हो गई। सेम अपने अभी नीतीश कुमार जी के बाद भी होने वाला है। अगर बीजेपी का आंकड़ा मेजोरिटी के पास होगा, उनका ना कभी नियति होता है, कहा नहीं होता। ईवीएम के अलावा अगर कोई एक रीजन होता जिसके लिए अगर आज उनको ये मिला है तो वो शिंदे जी एक फेस थे, उन्होंने काफी चेक किया था, उनका काम हो गया, उनको उठाया और फेंक दिया, उनका हड्डी उठा लिया फेंक ली और कुछ नहीं। अभी बेचारे शिंदे जी हमारे उनके प्रवक्ता है, इधर क्या करेंगे पता नहीं। पर अगर आप किसी एक क्रॉस सेक्टर में मुंबई से पूछो, इन तीनों पार्टियों में से अगर किसी ने काम किया था,
शिंदे जी। मैं अपने खुद हाईकमांड को बोल रहा था कि सब 1,500 कम है, 3,000 करो। ये लाड़की बहना का एक ये हो रहा है। और बीजेपी की तो यही है, आज पार्लियामेंट हमको रोकने के लिए ये करते हैं। याद है मुझे स्पेक्ट्रम के साथ 1.5 महीना रुकवाया था, तभी देश का ये नहीं खराब हो रहा था। तब उनपे आती है, हम पे करप्शन का आरोप होता है, और पीएम के एक बाजू में अजित पवार होता है, दूसरे बाजू में येदियुरप्पा। और सर की आवाज मुझे ध्यान देंगे करप्शन के बारे में। ये तो जैसे हमारे पाटोले जी ने बोला है और इन्होंने बोला है कि पूरा ईवीएम का चक्कर है, और कुछ बेचारे हमारे शिंदे जी का परफॉर्मेंस था। आज बेचारे उनको दरअसल 3 दिन उन्होंने लड़े, सैटरडे को रिजल्ट आया, बेचारे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तक लड़े। उनके कार्यकर्ता सुबह से शाम तक पूजा कर रहे थे। उनको जब मालूम पड़ा कि बीजेपी फडणवीस तक तो नहीं पर अपना देंगे, वहां से उन्होंने अजित पवार से प्रेशर लगा दिया कि नहीं हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और शिंदे जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था बेचारा। आज लेकिन कितनी खूबसूरत बात होती सुशील व्यास जी, कितनी खूबसूरत बात होती कि अगर राजेश कोटियान जी और उनकी पार्टी इस बात पर मंथन कर रहे होते कि चुनावों से पहले इनके यहाँ खुद सीएम चेहरे को जीते भी नहीं थे, जब कोटियान साहब सुन लीजिए, जीते भी नहीं थे जब, तब दावेदारी थी सीएम चेहरे को लेकर। उससे पहले सर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जो है उस पर हो रही थी, फिर डैमेज कंट्रोल कर लिया, विवाद को नहीं किया। हाँ। 1 मिनट खाली बोलने का जी बोलिए। क्योंकि आपने वो चलाया था पाटोले जी का और इनका, वो आपस में काफी लड़ रहे थे, लेकिन हमने एक ही बोला था उनको, आपका ये होने दो और हम हमारा चेहरा तुरंत बता देंगे। इन्होंने तभी हमको रिप्लाई दिया था कि रिजल्ट आने दो, हम आपको 1 घंटे में कर देंगे। आज 6 दिन पूरी मीडिया पूरी इंडिया रुकी हुई है, और इनका तो कोई मंथन नहीं है, उधर कोई डील हो रहा होगा अदानी जी का, और इससे लोगों का लेगा और क्या होगा। ठीक है, जहाँ तक मेरा न्यूज है, फडणवीस जी जा रहे बीजेपी का प्रेसिडेंट बनने, वो नहीं बनने। बीजेपी का 5 सेकंड का मैं जवाब दूंगा इनका, दे दीजिए विजय जी, दे दीजिए। देखिए राजेश जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आज आपने स्वीकार कर लिया कि हमारे जो शिंदे जी थे वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जनता के लिए काम किया। आप खुद टीवी चैनल पे बैठ के मान रहे हैं, तो ये ईवीएम पे दोष देना बंद कर दीजिए। तो इसका मतलब हमने जनता के लिए काम किया है। राजेश जी सुन लीजिए, देखिए मैंने आपको सुना, आप विषयांतर कर रहे थे। आज जो डिबेट थी वो कुछ और थी, आप विषयांतर कर रहे हो। और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने मान लिया कि वो लोकप्रिय थे, उन्होंने जनता के लिए काम किए, महायुति अच्छा काम कर रही थी और देश की भलाई प्रदेश की भलाई के लिए काम कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। और दूसरा मैं बताता हूँ आपको, जी सुनिए, वो दूसरा बताता हूँ, उद्धव जी की पार्टी के जितने प्रवक्ता सारे चैनलों पे बैठ के कहते थे उद्धव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे तो इनका कोई नहीं है। नाना पटोले के लिए किस तरह की बातें करते थे, वो सब देश ने देखा है। ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर विजय जी अगर ऐसी बात थी तो फिर तो भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर आपकी पार्टी के लोगों को लेकर भी लगे हैं, मतलब आपकी महायुति के साथियों को लेकर भी लगे भावी मुख्यमंत्री के नाम के, और उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। फिर ऐसे तो हरियाणा आप चले जाएंगे तो अनिल विज साहब वो भी कह रहे थे भाई मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, तो इच्छाएं हैं सार्वजनिक होने लगती है, इच्छाएं रखना और ये नहीं, लेकिन फिर इनकी भी इच्छाएं सार्वजनिक हो रही थी, तो गलत है आपके लोगों की इच्छाएं सार्वजनिक हो रही है, ऐसे नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है, इस पर जाएंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा। विक्रम यादव जी भी उद्धव गुट के शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही स्वागत शाह जो है वो नेता है अजित एनसीपी गुट की। लेकिन उससे पहले सुशील व्यास जी जल्दी से काउंटर आपसे मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि शिंदे साहब को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है कि कोई तो डील है जो कट नहीं हो पा रही, कोई तो ऐसी बात है जिस पर कंसेंसस नहीं हो पा रहा। कल जब शिंदे साहब सामने आए तो बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई उन्होंने बड़ा दिल दिखाया या कोई मजबूरी है उनकी, या किसी बात को लेकर एक फाइनलाइजेशन हुआ है कि अच्छा आप ये छोड़ दीजिए, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, यहाँ आपके बेटे की एंट्री हो जाएगी। बहुत सारी बातें थी सर, अंदर खाने की बातें हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जानना कि देरी को लेकर सवाल तो उठेंगे ना कि अब जब सब क्लियर है तो डिले किस बात का। पूर्णिमा जी, हाल ही में जितने विधानसभा के चुनाव हुए और वहां के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा अगर आप निकाल के देखें लिस्ट, तो लगभग औसतन सब में 7-8 दिन का समय लगा है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक महायुति का सवाल है, ये चुनाव जो लड़ा गया महाराष्ट्र विधानसभा का, वो घोषित रूप से लोकप्रिय नेता एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया।
इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल। पर ये भी वही तय हो गया था चुनाव के पहले कि चुनाव के तुरंत बाद महायुति के तीनों दलों के शीर्षस्थ नेता बैठेंगे, आपसी सहमति से एक नेता का चुनाव करेंगे जो मुख्यमंत्री होगा। अब देखिए उसकी एक प्रक्रिया है। हमने हमारे नेता एकनाथ राव शिंदे का विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुनाव कर लिया 2 दिन पहले। अजित पवार जी के दल ने अपने अजित पवार जी का विधानमंडल दल के नेता के रूप में कर लिया। अब भाजपा हमारी एक साथी है, उनको अपना नेता अभी तक चुनना है, ये एक प्रक्रिया है। अब वो कब चुनेंगे, क्या चुनेंगे, उनका विषय है, अब उन पे दबाव नहीं ला सकते। जब तक तीनों दल के विधानमंडल के नेता नहीं चुने जाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे सामने आएगा? ये एक तकनीकी चीज है, लेकिन कहीं इस चीज को लेके विवाद नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या बनेगा, या बनेगा या नहीं बनेगा किस। और दूसरी चीज पूर्णिमा जी, एक चीज ध्यान रखिए, हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के फॉलोअर्स हैं। मजबूरी में राजनीति नहीं करते, मजबूती से राजनीति करते हैं। हमें कोई मजबूरी में राजनीति नहीं करवा सकता। शिंदे जी ने अपने आप से निर्णय लिया, क्योंकि वो टीम के कप्तान हैं। उन्होंने कहा मेरी वजह से अगर कोई गलतफहमियां फैल रही है, तो उन्होंने कल पत्रकार परिषद लेके कहा कि जो भी निर्णय हमारे कोई बाधा नहीं आएगी सरकार बनने में, मैं इस बात का आश्वासन देता हूं। करेंगे वो हमें मान्य होगा। बिल्कुल, इस बात का आश्वासन। रात को 9 बजे ठीक है, आज एक बैठक होनी है, बिल्कुल उस बात के बाद इंतजार रहेगा कि बैठक के बाद चेहरा कौन हो, इस बात का ऐलान होना चाहिए। मैं आती हूं आपके पास राजेश साहब, थोड़ा सा समय दीजिएगा। विक्रम जी स्वागत, और सर्वेश जी भी हमारे साथ है। डिपार्टमेंट कौन कौन से मंत्रालय किसको मिलेंगे, आज चर्चा इस पर भी मुमकिन है। और जैसा कि अभी हमने खबर दी, वित्त मंत्रालय जैसा प्रमुख विभाग अगर अजित पवार के पास जाता है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जाहिर है उनके पास रहेगा। लेकिन ये जो 2 डेप्यूटी सीएम वाली बात है, इसमें नंबर 1 नंबर 2 बहुत डिसाइसिव रहने वाला है। लेकिन बड़ी बात ये कि डिले एक तो औपचारिक ऐलान को लेकर हो रहा है, दूसरा क्या आपके गुट की कोई डिमांड्स हैं कि हम हटते हैं रेस से, लेकिन जरा बताइए हमको मिलेगा क्या? देखिए, वो तो वरिष्ठ नेता डिसाइड करेंगे मैम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अजीत दादाजी हमेशा से काम करने में विश्वास रखते हैं और उन्होंने अपना आज रिजल्ट दिखाया है। वो अपने काम के ऊपर से जाने जाते हैं, तो जिसका जितना अच्छा काम उसको वो डिपार्टमेंट दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये है कि इतनी बार, काफ़ी बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं अजीत दादाजी, तो डिप्टी सीएम की कुर्सी उनको उन्होंने बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट दिया है। तो शायद चांसेस हो सकते हैं कि फिर दोबारा डिप्टी सीएम की कुर्सी को अजित दादाजी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और अच्छे से उस कुर्सी को न्याय दे पाएंगे। ठीक है, आपके पास आते हुए विक्रम यादव जी, उद्धव गुट बार बार कहता है कि भाई जो असली शिव सैनिक थे वो कभी दिल्ली दरबार में दस्तक नहीं देते थे। उनको इस बात से समस्या है कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली तक आकर क्यों चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली में आकर, दिल्ली दरबार में आके दस्तक क्यों दे रहे हैं। पहले तो मुझे लगता है उससे पहले उद्धव ठाकरे को यह सोचना चाहिए कि कांग्रेस के साथ महायुति, महाविकास आघाड़ी के साथ रहने का मूड बना रहे हैं, या उसमें भी उनके मन में कोई बदलाव आ रहा है? नहीं पूर्णिमा जी, देखिए अभी इन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और इनको अच्छा वो भी मिला, तो अब इसमें सोचने की क्या बात है, मुख्यमंत्री उनको बना देना चाहिए। पहले थी हमसे पूछ रहे थे आपका मुख्यमंत्री कौन, आपका मुख्यमंत्री कौन, अब ये खुद अब तक नहीं बता पा रहे हैं। तो ये इनकी भाजपा की ये है कि भाई ये कुछ भी करें, ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है इनको उस चीज की ज्यादा वो रहती है। तो इनको सबसे पहले तो इसी चीज को देखना चाहिए, जिसकी बदौलत इनकी सरकार पहले भी बनी है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ के, वो अगर वो नहीं तोड़ते तो सरकार कैसे बनती इनकी। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी देखो उनसे सरकार तोड़वाई, क्या क्या करवाया, विधायकों को कहां से कहां लेके गए और फिर उनको बेचारे को डिप्टी सीएम बनाया। तो अब ये एकनाथ, अब इनकी पेच यहाँ फंस गया पे एकनाथ शिंदे जी को बनाए या देवेंद्र जी को बनाए, क्योंकि देवेंद्र जी को अगर बनाते हैं तो फिर शिंदे जी को कहाँ लेके जाएंगे, उसको कहाँ फिट करेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया, अब इनकी जान के गले में हड्डी बन गई है कि विक्रम जी, उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते थे कि सीएम बीजेपी का बने? कहा था ना उन्होंने कि मैं चाहता हूं कि सीएम बीजेपी का बने, कहा था ना उन्होंने उद्धव ठाकरे ने। हाँ तो बने, वो तो हमें तो पता था। तो अब बना रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है आपको, बना रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है कि शिंदे को क्यों नहीं बना रहे, अब बता दीजिए, अजित पवार को क्यों नहीं बना रहे, बता दीजिए। और बेचारा डेप्यूटी सीएम, आप तो ऐसे कह रहे हैं सर कि जैसे डेप्यूटी सीएम का पद इतना बेचारा होता है, कैसी बातें कर रहे हैं? डेप्यूटी सीएम का पद इंपॉर्टेंट नहीं होता क्या?
नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हमारी तरफ से किसी को बनाए, हमारी शुभकामनाएं। हाँ। आप देवेंद्र फडणवीस जी को बनाओ, उन्होंने इतनी मेहनत करी, देखो हाँ। कैसे कैसे सरकार तोड़ी, कैसे कैसे विधायकों को क्या क्या उन्होंने सब चीजें करी। तो उनको आपने डिप्टी सीएम बनाया, तो कम से कम अब तो सीएम बना दो उनको, बनना तो उनको चाहिए। भाई एकनाथ शिंदे जी, इनका तो पता था इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, करने के बाद इनको कुछ नहीं बनाएंगे, वही हो रहा है। वही हो रहा है ना, आपके सामने है ना ये सारी चीजें। नहीं तो ये खुद बोल रहे हैं कि उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा, चुनाव लड़ा, तो उनको सोचने वाली बात नहीं थी, उनको बना देते। लेकिन ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब ये क्या पता मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाए, जैसे शिवराज सिंह चौहान के उस पे चेहरे पे चुनाव लड़ा और फिर मुख्यमंत्री किसको बनाया। तो भाजपा का कुछ नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर दें। तो जो भी लोग लग और रहे मुझे हैं, लगता है कि मुझे मेहनत लगता है सर कि बीजेपी को कुछ भी अगर करना भी होगा तो वो विक्रम यादव से, राजेश कोटियान से थोड़ी पूछ कर करेगी। कहेगी कि जी आप बताइए क्या चाहते हैं, नहीं, आप बताइए क्या चाहते हैं, हमसे पूछे, ठीक है। हम नहीं लेकिन करे, लेकिन नुक्ताचीनी तो विपक्ष कर ही रहा है ना सर, कहाँ फिट करेंगे ये, आप नुक्ताचीनी समझ तो चाहिए। विपक्ष कर ही रहा है ना। मैं कहती हूँ कि आपको बीजेपी ने इनकी जो पार्टियां थी वो तोड़ी, ये आप क्लेम करते हैं, लेकिन आज की डेट में बीजेपी इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में अकेले दम पर कहां खड़ी है ये आपको नहीं दिखता है। सर्वेश जी आपको ले आती हूं जरा मैं, और इसी सवाल के साथ, क्या फडणवीस को लेकर माना जाए वही होंगे, कोई सरप्राइज एंट्री की संभावना है? डेप्यूटी सीएम को लेकर अगर फैसला होता है, नंबर 1, नंबर 2 और दूसरा, एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम पर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सीएम की कुर्सी उन्होंने संभाली है। फिर दूसरा, क्या यही सब चर्चा होते होते आज की बैठक में एक निष्कर्ष निकलेगा और उसके बाद कल होगा औपचारिक ऐलान? देखिए पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। पहला क्वेश्चन जो आपने कहा कि क्या एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम के लिए आएंगे कि नहीं। आप देखिए फडणवीस जी पहली बार सीएम बने, दूसरी बार चुनाव लड़ा उनके नेतृत्व में, और जो शिवसेना पहली बार ही थी, और पूर्ण रूपेण वही जीत के आई, और फिर जो घटना घटी जो कि आज उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि शिंदे साहब ने पूरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं एक आम आदमी की तरह सीएम भी था, तो एक आम आदमी का सीएम था और कॉमन मैन की तरह काम किया है। तो उनकी तरफ से अब कोई अड़चन ही नहीं है, जब वो कह दिए कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी मेरे लिए ढाल बन के खड़े थे, और उनका जो सपना था कि बाबा साहब ठाकरे जी का कि एक कॉमन मैन, एक आम आदमी शिवसेना का सीएम बनेगा, वो भी उनकी जो ख्वाहिश थी पूरी हो गई। अब ये कहीं नहीं रखा है कि भैया 132 और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो शिवसेना में बीजेपी के द्वारा दिए गए, जैसे साइना एनसी जी हार गए, उसी तरह इतने नजदीक आते हुए भी क्या बीजेपी का सीएम नहीं हो सकता। तो ये गठबंधन धर्म की जो एक मर्यादा होती है, एक जो कॉमन स्टैंडिंग होती है, उनको मानना चाहिए, और बाकी के दोनों दलों ने पहले ही क्लियर कर दिया। हाँ, बीजेपी सरप्राइज एलिमेंट देने के लिए मानी जा रही है, जब से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और फिर आपका राजस्थान में हुआ। इनफैक्ट हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी जी का हाँ, चेहरा बीच में आया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर देरी हो रही है, कांग्रेस अपने राज्यों को उठा के देख ले, कर्नाटक में कितना समय लगा दिया इन्होंने, हिमाचल में कितना समय लगाया, चेहरे पर तकरार अलग। जी हाँ, तो आज न कल तो सीएम बन ही जाएगा। इनकी बात जो शिवसेना के जो यादव जी हैं, मैं उनको एक बात बताता हूं कि आप कह रहे हैं कि फडणवीस जी ने इतनी मेहनत की, तोड़ा, ये किया, ये तोड़ना क्यों हुआ? पीठ में छुरा तो आपने घोपा था, क्योंकि नेतृत्व तो शिवसेना और बीजेपी को मिला था 2019 का मैंडेट, आप ही भाग के गए थे, और आज ये हाल हो गया है कि इनकी पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता बने बैठे हैं संजय राउत, वो अगली बार राज्यसभा जाएंगे या प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी नहीं डिसाइडेड है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 46 सीट है राज्यसभा जाने के लिए, महाराष्ट्र से 43 एमएलए की जरूरत है, उसमें शरद पवार साहब जाएंगे कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट भेजेगा। और यही संजय राउत थे जिन्होंने कांग्रेस को लेकर यह भी कहा था कि भाई इनके फैसले तो दिल्ली में होते हैं, पहले महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो जरा बैठकर महाराष्ट्र में साथ मिलकर फैसले करें, अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी। लेकिन पूर्णिमा जी, उनको यह भी याद दिलवा दीजिए कि किस तरीके से माननीय उद्धव जी, सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी के सामने नतमस्तक हो रहे थे। अगर बाला साहब का लिगेसी था, इतने बड़े थे कि सारे नेता उनके पास आते थे, तो उनके पुत्र में ऐसा क्या हो गया कि वो आत्मसमर्पण कर दिया। राजेश कोटियान साहब, आपका काउंटर लेती हूँ, साथ ही ये बड़ी खबर बताते हुए कि देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं दिल्ली और महायुति की बैठक में होंगे शामिल। जी राजेश जी। मेरा खास करके ये जो बीजेपी के प्रवक्ता थे और
वो ये बोल रहे थे कि उद्धव ठाकरे को जिन्हें नतमस्तक हुए इधर आप, मुझे एक फोटोग्राफ दिखाई दे, उनको जितना इज्जत हमारी पार्टी ने दिया है किसी ने नहीं दिया है। मैं रहता हूँ मुंबई में, महाराष्ट्र में, और मैं अनिल तरफ से बहुत उनको बोला यार इधर रहते क्यों, आर्य मिल पौधे में था, दूसरा इसी पद था, वो क्या लड़ रहे थे आपस में, तो मैं सर क्यों रहते हो और उन्होंने कोटियान साहब थोड़ा समय दीजिएगा, कोटियान साहब थोड़ा समय दीजिएगा, आपका ऑडियो सर ठीक नहीं आ रहा है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं है। मैं एक बार उसको रिकनेक्ट करवाती हूँ सर, फिर उसके बाद आप अपनी बात को रखिएगा। उसी बीच में जल्दी से विजय जी आपके पास आते हुए, अमित शाह से थोड़ी देर बाद फडणवीस मिलने वाले हैं, लेकिन इसी साथ साथ दो आरोप ऐसे हैं जिसको लेकर लगातार आप घिरते रहे। एक तो ईवीएम, जो नतीजे आए ईवीएम की मेहरबानी आए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। दूसरा, वहां की क्षेत्रीय पार्टियों को टूटा और जब इस्तेमाल हो गए तो चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए गए। पूर्णिमा जी आप बताइए, 2.5 साल मुख्यमंत्री वो रहे हैं हमारे शिंदे साहब, तो ये दूध की तरह कैसे कहते हैं? ये परजीवी पार्टी दूसरों को इस तरह की बातें सिखाती है। हमारे यहाँ तो जो मान सम्मान मिलता है आपने देखा होगा नीतीश जी को, कितने उनके एमएलए हैं, आज वो मुख्यमंत्री है। इससे पहले भी एक बार बिहार में ऐसे ही हुआ था। तो हमारे यहाँ कोई बड़े छोटे का नहीं है, हमारे यहाँ पूरे सम्मान के साथ रखा जाता है। और ये कहते हैं, ये खुद गूगल पे जाके देख ले, यूट्यूब पे जाके देख ले, किस तरह से कितने उद्धव ठाकरे जी हाथ जोड़ के खड़े हैं दिल्ली दरबार में। तो ये कहने की बात नहीं है, मैं डिबेट को विषांतर नहीं करना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी फैसला होगा प्रदेश के हित में होगा, अच्छा फैसला होगा। ये सामान्य प्रक्रिया है, हमारे कोई भी फैसला किसी तरह का कहीं भी हमारे राज्य में सरकार बनती है तो सामान्य तौर पे इसी तरह से प्रक्रिया पूरी अपनाई जाती है। स्टेट जो वहां की लीडरशिप होती है उसको विश्वास में लिया जाता है, उनके साथ बैठा जाता है, रूपरेखा बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है 5 साल के लिए कि किस तरह से हम प्रदेश के लिए अच्छा कर सकते हैं। ठीक है विक्रम जी। हाँ विक्रम जी। जी ये महाराष्ट्र के विकास की बात करते हैं, सारे जो संसाधन थे तो गुजरात ले गए, कौन सी मीटिंग करेंगे, ये कौन सा क्या करेंगे, कोई इन्होंने काम नहीं किया, काम करते थे बताते, इन्होंने एक चीज सीखी, बटोगे तो कटोगे, आज तक ये नहीं पता चला कौन बटेगा, किसके लिए कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं एक हो तो सेफ हो, मतलब अगर एक रहोगे तो ही सेफ हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, खड़े होके मतलब पब्लिक पर छोड़ रहे हैं, सारी चीज पब्लिक पर छोड़ रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, लेकिन देश विक्रम जी मुझे एक बात बताइए, विक्रम जी, जो ट्रेन अपना स्टेशन छोड़ चुकी है वहां पर खड़े रह के उस ट्रेन के वापस मुड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप सीटी बजाएंगे तो वापस ट्रेन आ जाएगी क्या? नहीं, कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं सर। ले देके वही डफली वही राग बार बार बजाए जा रहे हैं सर। अरे आप हार गए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे नारा काम किया, आपका मराठा वोट बैंक आपसे छिटक गया, महायुति की सरकार बन गई, सबका स्ट्राइक रेट उठाकर जरा देखिए और उद्धव साहब का स्ट्राइक रेट उठाकर देखिए सर कितना रहा है। तो उद्धव साहब, सर सुनिए ना मेरी बात, आप बाला अरे वो तो बनाएंगे ही, वो थोड़ी कह देंगे कि आइए उद्धव साहब आपको हम सीएम बना रहे, वो थोड़ी ये कहेंगे कि उद्धव ठाकरे आइए हम आपको सीएम बना रहे, ऐसे थोड़ी होगा सर। नहीं, शिंदे जी को अगर शिंदे जी का काम सही था तो अरे तो ये हाथ थोड़ी तय करेंगे विक्रम जी। आपको ज्यादा दुख किस बात का ये बताइए? शिंदे साहब का मुख्यमंत्री न बनना आपको ज्यादा दुख दे रहा है या आपका वहां पर हार जाना आपकी पार्टी का ज्यादा दुख दे रहा है? ये बताइए मुझे, आप क्या ज्यादा दुख दे रहा है? हमारी हार कैसे हुई वो तो सबको पता है। अरे सर किसी को कुछ नहीं पता है, और अगर आपको पता है तो प्रूफ कर दीजिए, आपको पता है तो प्रूफ कर दीजिए सर। उसी ईवीएम के इर्द गिर्द आप लोग घूमते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। अरे पूर्णिमा जी, दहीसर में वायनाड जाइए, वायनाड जाइए, वायनाड बताइए सर, वायनाड बताइए। आदित्य ठाकरे की सीट पर बताइए क्या हुआ? आदित्य ठाकरे की सीट पर बताइए, ईवीएम ने बढ़िया काम किया तो ठीक, जीते ना वो तो जीते ना। अब फिर वही बात, वो ठाकरे अगर जीते हैं, ईवीएम ठीक हो गई, झारखंड में ईवीएम ठीक हो गई, कर्नाटक में ईवीएम ठीक हो गई, तेलंगाना में ईवीएम ठीक हो गई, कुछ जगह सर प्लीज सर, इतना सेलेक्टिव अप्रोच रखते हुए आप खुद ही एक्सपोज होते जाते, क्रेडिबिलिटी आप ही लोगों की कम होती है।
आप ही लोगों की क्रेडिबिलिटी ये कम इनकी होती है। strategy थी। और अगर इतना है तो ये प्रूव इनकी कर दीजिए strategy कि थी, ईवीएम एक जगह खराब है और जिता दो, झंझट खत्म एक करिए जगह हमेशा जिता के दो, लिए। और एक- रोते रहिए आप। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा नहीं इनकी- जाएंगे वापस बैलेट पेपर के युग में, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। राजीव गांधी जी लाए थे इसको, राजीव गांधी रो रहे थे। ठीक है, जल्दी से एक अंतिम के 2 मिनट में हूँ सर। सुशील जी जल्दी से आपका काउंटर। एक सवाल मेरा मैं लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ सर। सुशील जी। मैं पूर्णिमा जी, आपने 2-3 बातें ईवीएम को लेके कही, मैं बहुत विनम्रता से, बहुत ज्यादा लंबा उसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहना था कह दिया, लेकिन मेरे भाई भी वर्ली के आदित्य ठाकरे जी का जिक्र कर रहे थे। 2019 में 67,000 वोट से जीते थे, इस बार 8,800 वोट से जीते। हाँ। जरा आत्मनिरीक्षण कीजिए, आत्म परीक्षण कीजिए, कहाँ कमी रह गई, ठीक है ना। तो वो दूसरी चीज दहीसर की आप बात कर रहे थे, आप क्या बता सकते हैं कौन से बूथ पे? नहीं, 17C एक फॉर्म होता है जो हर बूथ में कितने वोट गिरे, क्या आपने लिखित शिकायत आरओ से की है कि इसमें इतने नहीं, वोट और अब गिरे तो इतने रिकाउंटिंग का गिरे? भी प्रावधान है आप सर। आकर के टीवी अब तो रिकाउंटिंग का भी प्रावधान है, पैसा दीजिए, रिकाउंटिंग कराइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपको डाउट है तो रिकाउंटिंग भी करा लीजिए। खाली टीवी में आकर जुमलेबाजी करना। ठीक है, जल्दी से स्वागता जी, एक 30 सेकंड का मैम आपको टाइम दूंगी, फिर सर्वेश जी आपसे क्लोजिंग कमेंट। स्वागता जी। सर कोशिश करूंगी 30 सेकंड दे पाऊं। विक्रम जी पहले स्वागता जी, 30 सेकंड टाइमर रखें। पूर्णिमा जी मैंने हमेशा देखा है ये अपोजिशन वालों के पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं और ये लोग फेक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। जो जनता के बीच में रहता है, जनता के लिए काम करता है, जनता के विकास के बारे में सोचता है, विकास के लिए काम करता है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है, जो दिखाता है, वही तो जीत के आएगा। और हमारी महायुति सरकार ने इतनी सारी योजनाएं ना कि सिर्फ बोली बल्कि करके दिखाई है। जैसे कि लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना ने बहुत फायदा पहुंचा है। बिल्कुल ठीक बात है। सर्वेश जी जल्दी से 30 सेकंड क्लोजिंग। देखिए पूर्णिमा जी, इनकी जो जितने भी ये महाविनाश जो महाविकास अघाड़ी या जो भी है, इनको ईवीएम ही एक मुद्दा बना बैठा है। आप अंदाजा लगाइए, कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष मात्र 238 वोटों से जीते हैं, हारते हारते। उसी तरह लोकसभा के एक उनके उम्मीदवार जीते हैं, वो भी 1400 वोट से जीते हैं। ठीक है। जब ये जीत गए हैं और प्रियंका गांधी वहां लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, तो ईवीएम वहां पे सही है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। मैंने वही कहा ना कि उसको लेकर सिलेक्टिव अप्रोच रखते रखते आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं। विक्रम जी जल्दी से 30 सेकंड दे रही हूँ सर आपको क्लोजिंग के लिए। देखिए, इनकी स्ट्रेटेजी थी कहीं एक जगह जिताओ 10 जगह हराओ, ये इनकी स्ट्रेटेजी। क्योंकि सब जगह हरा देंगे तो फिर तो तबाही मच जाएगी ना, फिर तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी चुनाव सब चीजों की। और दूसरा देखिए, पब्लिक ने कभी कोई मांग नहीं करी थी भाई अग्निवीर लाओ, नोटबंदी करो, जीएसटी लाओ, ये वो चीज लागू करते हैं, जबकि लोग ये कह रहे हैं बैलेट पेपर लाओ, वो नहीं लेके आ रहे। तो पब्लिक की कहां सुन रहे हैं? कौन से पब्लिक पर मत सवाल उठाइए, यही पब्लिक बैठा रही है इनको बार बार, यही पब्लिक बैठा रही है इनको कुर्सी पर बार बार। पब्लिक पर सवाल मत उठाइए। और अगर इतना ही दम विपक्षी पार्टियों में है तो पब्लिक के बीच जाएं और इतना कन्विंस कर दे कि इनको कुर्सी से हटा दे। फिर इतना कर दीजिए कम से कम, तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा। इतना कर दीजिए। आप रोते रहिए सर, बैलेट पेपर करते रहिए, आप वही राग अलापते रहिए, कोई दिक्कत नहीं।